नमस्कार, मैं रंजन कुमार E2E क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं सीटेट मैथ पेपर 1 का तीसरा वीडियो, जो कि संख्या पत्ती वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो पहले हमने 2 वीडियो में देखा दार्शनिक संख्या प्रणाली के बारे में और इसके अलावा रोमन संख्या प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार तथा परिमेय संख्याओं से रिलेटेड टॉपिक को देखा, जिसमें हमने पढ़ा सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य, जुड़वा अभाज्य के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं स्थानीय मान, जातीय मान और विभाज्यता की जांच, जिससे कि बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। सीटेट में हर बार देखा गया है कि संख्या पत्ती से 4 से 5 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लोग अंत में दे रहे हैं, जिससे आपको जो है इस सीटेट परीक्षा में फायदा हो सकता है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं स्थानीय मान, जातीय मान और विभाज्यता के नियम को। स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होता क्या है बेसिकली? तो स्थानीय मान क्या है? किसी संख्या में किसी अंक तथा उसके स्थान के गुणनफल को उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दे रखा है आपके सामने। यह एक संख्या है जिसमें 8 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस संख्या और उसके स्थान के गुणनफल को निकालते हैं। तो देखते हैं हम कि 8 जो है ये किस स्थान पर है? तो 8 है सैकड़ा के स्थान पर। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 गुने 100 अर्थात 800। इसी प्रकार अगर हम लोग जातीय मान की बात करें तो जातीय मान है क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, वास्तविक मान इसी का नाम है, या शुद्ध मान कहीं पर अगर लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब भी फेस वैल्यू ही आपको बताना है, या फिर कभी कभी ये अंकित मान के रूप में भी दिया जाता है। तो सवाल में अगर इन तीनों नामों को भी दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब सिंपल सा है, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है क्या? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक ही होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। उदाहरण के तौर पर समझिए, इसी संख्या को हमने लिया है। अब इसमें क्या है कि 8 का जातीय मान आपको बताना है। तो मैंने बताया, जैसे परिभाषा में हमने देखा कि जिस संख्या में उस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो वही अंक ही होता है। तो 8 का जातीय मान जो होगा वह 8 ही होगा। तो इसमें आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अब स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित कुछ प्रश्न को हम देखते हैं, जो कि आपके परीक्षा के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। यह एक संख्या दी हुई है आपके सामने, जिसमें आपको 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए इस संख्या में 5 और 6 का दोनों का स्थानीय मान जानना जरूरी है। अगर हम संख्या की बात करें तो 70,560 यह संख्या आपके सामने है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 गुने 100 अर्थात 500। अगर 6 के स्थानीय मान की बात करें तो 6 दाहिने स्थान पर है, तो 6 गुने 10 60। अब इन्हीं दोनों का गुणनफल जो है आपका उत्तर होगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 0 6 5 30। यह जो संख्या है यही आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सी है यह सही उत्तर है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी आपका स्थानीय मान से संबंधित है। प्रश्न आपके सामने है कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इस संख्या में 7 जो है 2 स्थान पर है। एक जो है दशमलव के पहले है और एक दशमलव के बाद है। दोनों ही 7 का स्थानीय मान आपको निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन हमने किया उससे थोड़ा सा अलग है। इसको समझने के लिए आप हमारे साथ आइए। संख्या आपके सामने है 1715.271।
अब इसमें फर्क क्या है कि दशमलव भी शामिल है। दशमलव के पहले जो संख्या होता है वो पूर्णांक होता है, पूरा पूरा, और दशमलव के बाद जो संख्या होता है वह क्या होता है, वो आपका भाग होता है, पार्ट। ठीक है, अब समझिए 7, इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700। लेकिन इस 7 का स्थानीय मान अगर इसकी बात करें तो यह दशमलव के बाद है, यह एक भाग है, किसी एक संख्या का पार्ट है। तो इस 7 का जो स्थानीय मान होगा वह हो जाएगा 7 और बटा दशमलव के बदले 1 और जितने अंक हैं उतने 0। कहने का मतलब 7/100 यानी कि 0.07। तो अंतर यदि पूछा जाए आपसे तो कभी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अंतर कभी भी बोला जाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। अब अंतर इन दोनों का क्या हो जाएगा, तो 700 में से आप किसको घटाओ, 0.07 को। तो इसको घटाने का तरीका क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें भी आपको दशमलव के बाद 2 अंक लेने हैं। अब दशमलव को एक सीध में रखना है और इसको घटा देना है। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ हो जाएगा 9 और ये बच जाएगा 9, 9, 6। इस प्रकार से आपका सही उत्तर जो आ रहा है 699.93। आपके पास ऑप्शन डी सामने है आपके, यही आपका सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यह आपको जो है मदद करेगा सवाल करने में। तो हम लोग आते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो उसको हम लोग देख कर ही पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है किसी संख्या से 2 से विभाज्य है या नहीं, 3 से विभाज्य है या नहीं। उसके लिए कुछ नियम दिया गया है, इसको आप देखिए, गौर से देखिए। पहले 2 से विभाज्यता, तो इसकी पहचान क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो तो देखते के साथ ही बता देना कि वह संख्या जो है वह 2 से विभाज्य है। तो यहां हमने कुछ एक उदाहरण लिया है, 76। 76 के इकाई स्थान पर क्या है, 6 है। तो 6 जो है सम संख्या है, इसका मतलब 76 क्या है 2 से विभाज्य। अगला उदाहरण 940, इकाई स्थान पर कितना है, 0। तो इसका मतलब यह भी जो है 2 से विभाज्य है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको सिर्फ देखना है इकाई स्थान पर सम संख्या 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो देखते के साथ ही बता देना है कि 2 से विभाज्य है। इसके बाद है 3 से विभाज्यता की जांच। तो 3 से विभाज्यता के जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं कि संख्या के अंकों का योग निकालते हैं। तो संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तब वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया है 1686, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो 1 जोड़ 6 जोड़ 8 और जोड़ 6 कितना मिलेगा, 6 7, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 जो है वो 3 से विभाज्य है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दी गई संख्या है वह भी आपको 3 से विभाज्य है। इसके बाद 4 से विभाज्यता की जांच। तो 4 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखना है। बस अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो या 0 0 हो, 4 से विभाज्य या 0 0 हो तब वो संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर हमने कुछ संख्या लिया है, तो इस संख्या को आप 4 से विभाज्य है या नहीं उसको देखने के लिए सिर्फ आपको अंतिम 2 अंक देखना है। तो अंतिम 2 अंक कौन सा है, 24। 24 जो है 4 से विभाज्य है 6 बार में, तो यह संख्या भी जो है 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण आपके सामने है जिसके अंतिम 2 अंक 0 0 हैं। तो 0 0 होने पर मैंने बताया कि जब भी 0 0 हो अंत में वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम बड़ा सिंपल है। 5 का पहाड़ा आपने पढ़ा होगा, 5 5 दूनी 10, 5 3 15। हर बार आपको देखने को मिलेगा कि अंतिम में 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, 0 आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसी प्रकार वो रिपीट होता रहता है। तो यदि इकाई स्थान पर 0 या 5 हो
तो वह संख्या जो है 5 से विभाज्य है। उदाहरण के तौर पर 275 इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है? 5। देखते के साथ ही बता देना है कि 275 क्या है? 5 से विभाज्य है। उसी प्रकार अगला उदाहरण, इकाई स्थान पर 0 है तो वह संख्या डेफिनेटली 5 से विभाज्य होगी। अब आते हैं हम लोग 6 से विभाज्यता की नियम की जांच पर। 6 से विभाज्यता के जांच के लिए आप 6 का गुणनखंड कीजिए। तो 6 का गुणनखंड जो होता है वो कैसे होता है? 6 बराबर 2 गुने 3। तो 2 गुने 3 कहने का मतलब कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से ही विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर आप इस नंबर को देखिए, 7734। अब यह इसके लिए चेक हम लोग करते हैं कि क्या यह 2 से विभाज्य है और साथ में 3 से भी विभाज्य है। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। 2 से विभाजित होने का नियम पहले मैंने लिखवाया, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या है आपके पास, इसका मतलब यह संख्या जो है 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता की जांच के लिए जो नियम है उसका पालन कीजिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 7 जोड़ 7 जोड़ 3 और जोड़ 4। 7 7 14, 14 3 17, 17 4 21। 21 जो है 3 से विभाज्य है। तो हमने देखा कि यह संख्या जो है 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होगी। तो इसके लिए इस नियम को आप हमेशा जो है दिमाग में रखो, आपको जो है सॉल्यूशन करने में हमेशा आसानी होगी। तो अब हम लोग आते हैं 7 से विभाज्यता की जांच में। तो 7 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके बची हुई संख्या से घटाई जाए। और इस क्रम को हम दोहराते हैं जब तक से हमें शेषफल 0 या 7 का गुणज नहीं मिल जाता है। यदि 0 और 7 का गुणज शेषफल मिलता है तो वह संख्या जो है वह 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। तो इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो उदाहरण आपके सामने है 2569। अब इस संख्या में अंतिम अंक जो है वो कितना है? 9। 9 को क्या कीजिए? दोगुना कीजिए। तो 9 को दोगुना करके बची हुई जो संख्या है 256 में से घटाइए। घटाने के बाद हमें 238 प्राप्त होता है। अब उस 238 के इकाई स्थान को दोगुना कीजिए। दोगुना करने के बाद जो बची हुई संख्या है 23, उसमें से घटाइए। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त कितना हुआ? 7। तो जो नियम कहता है कि शेषफल जो है 0 या 7 का गुणज यदि प्राप्त हो तो वह संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 8 के विभाज्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं कि 4 के विभाज्यता के नियम को थोड़ा सा याद करते हैं। तो 4 में क्या था कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए या 0 0 होना चाहिए। तो 8 वाला थोड़ा सा एडवांस है उससे। तो 8 वाले में क्या है कि अंतिम 3 अंक, 4 वाले में 2 और 8 वाले में अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है या अंतिम 3 अंक क्या हो? 0 0 0, तो वह संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए हमने एक संख्या लिया है 2 5 7 1 9 2। तो इस संख्या में हमें अंतिम 3 अंक जो है 192 दिख रहा है। अब 192 को जो है 8 से आप भाग दो, तो भाग देने पर 192 जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह भी 8 से पूरी तरह से विभाजित है। इसी प्रकार अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, 8 और 4 में थोड़ा सा एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो संख्या 8 से विभाज्य है वो जरूरी है एकदम कि 4 से भी विभाज्य होगी, लेकिन जो 4 से विभाज्य है तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी विभाज्य होगी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में आप लोग इसको रखिएगा, आगे आपको इससे मदद मिल सकता है। अब आते हैं 9 से विभाज्यता के नियम पर। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर एक नंबर लिया है
2 8 9 7 1। अब इसके अंकों का योग, तो 2 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 1, इससे हमें प्राप्त कितना हुआ? 8 2 10, 10 9 19, 19 7 26 और 1 27। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 27 जो है 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो जब योग 9 से विभाजित हो जा रहा है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें भी आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह कन्फर्म 3 से विभाजित होगी ही होगी, लेकिन जो 3 से विभाज्य है तो जरूरी नहीं है कि वह 9 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए 9 से विभाज्य होने वाली एक संख्या लेते हैं 18, तो 18 जो है 9 से विभाज्य है लेकिन 3 से भी विभाज्य है। एक दूसरे उदाहरण के लिए हम लोग दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं 21 जो है 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य है नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य है वो 9 से भी विभाज्य होगी। इसके बाद जो विभाज्यता की जांच करना है किससे करना है? 10 से। तो 10 का पहाड़ा आप जब भी पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इकाई स्थान पर हमेशा क्या मिलता है? शून्य। 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, हर बार जो है इकाई स्थान पर क्या मिलता है? शून्य। तो जब भी इकाई स्थान पर आपको शून्य दिखे तो वह संख्या जो है 10 से विभाज्य होगी ही होगी। इसके बाद आता है 11 से विभाज्यता की जांच के लिए थोड़ा सा एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं। यह कहता है कि दी गई संख्या के विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का अंतर यदि 0 या 11 के गुणज मिले तो वह संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर हमने एक संख्या लिया है 6 2 6 8 3 5। अब सम स्थान और विषम स्थान को आप समझो बढ़िया से। यह संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है। तो 6 अंकों की संख्या कहने का मतलब है कि इसमें 6 स्थान है, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो सम स्थान कहने का मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा स्थान। तो सम स्थान पर जो संख्या है, जो अंक है उसको क्या कीजिए आप? उसको जोड़िए, और जो विषम स्थान पर अंक है उसको जोड़िए। तो विषम स्थान के अंकों का योग यदि देखा जाए तो 6 जोड़ 6 जोड़ 3, 6 जोड़ 6 जोड़ 3 विषम स्थान के अंक, इनका योग मिलता है 15। इसी प्रकार यदि सम स्थान के अंकों का योग देखा जाए तो 2 जोड़ 8 जोड़ 5, 2 जोड़ 8 जोड़ 5 करने पर भी कितना मिला? 15। अब इनका क्या करना है? अंतर निकालना है। तो अंतर में मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है? बराबर है। तो 15 में से 15 दिन घटाने पर क्या मिला? 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वो किससे विभाज्य है? 11 से। एक और उदाहरण लेते हैं हम। यह एक संख्या है 3 8 1 8 5 4। अब इसमें भी वही काम करना है, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योगफल निकालना है और फिर उनका अंतर निकालना है। यदि वो 0 या 11 मिले या 11 का गुणज मिले तो दी गई संख्या भी आपको किससे? 11 से विभाज्य होगी। विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, तो इनको जोड़ने पर हमें कितना मिला? 9। इसी प्रकार से यदि सम स्थान की बात करें तो सम स्थान पर दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा स्थान आता है। तो इस स्थान पर हमने देखा अंक कौन कौन से? 8 जोड़ 8 और जोड़ 4, इनको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हुआ? 20। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें कितना प्राप्त हुआ? 11। तो जब 11 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह 11 से क्या है? विभाज्य है। अब हम लोग कुछ प्रश्न पर आते हैं कि जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चन है जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, और अधिक प्रश्नों के लिए हमारे साथ आप रजिस्टर होइए, जो कि गूगल फॉर्म के जरिए आप रजिस्टर हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रजिस्टर होने के बाद जो है आपके रिक्वेस्ट पर हम जो है मेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप तक जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीटेट के लिए वो आप तक पहुंचा देंगे। तो आप रजिस्टर्ड हो जाइए। चलिए सवाल पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3,
ये कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें 3, 4 और 9 के विभाज्यता की जांच को दिमाग में रखना होगा। तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग 3 से विभाज्य होने के लिए अब पहले इस ऑप्शन में आते हैं। अंकों का योग क्या हो जाएगा? 5 जोड़ 8 जोड़ 8, तो 8 8 16 और 5 21, यह जो है 3 से विभाज्य है। अब 4 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो 4 से विभाज्यता की जांच के लिए अंतिम 2 अंक किससे? 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 88 जो है 4 से विभाज्य है। कितने बार में? 22 बार में। लेकिन यहां पर एक और क्लॉज है, परंतु 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। यह जो दी गई संख्या है पहले ऑप्शन में, यह आपको 3 से भी विभाज्य है और किससे? 4 से भी विभाज्य है। लेकिन हम योग जब देखें तो 21 आ रहा है जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि संख्या आपके सामने दी हुई है कि विभाज्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये बोलता है कि यह 4 से विभाज्य है किंतु 11 से विभाज्य नहीं है। यह 11 से विभाज्य है किंतु 4 से विभाज्य नहीं है। यह 4 से तथा 11 दोनों से विभाज्य है, या यह 4 तथा 11 दोनों में से किसी से विभाज्य नहीं है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है? किससे जांच करना है? 4 से या 11 से। तो यह जो संख्या है हम लोग दोनों ही संख्या से इसको विभाजित कर देखते हैं। पहले 4 से, तो 4 का नियम कहता है कि यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 52 4 से विभाज्य है 13 बार में। इसका मतलब हुआ कि यह जो संख्या है 4 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता की जांच के लिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग और उनका अंतर निकालना है। तो चलिए विषम स्थान के अंकों का योग 1 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 5, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 5, यह करने पर हमें क्या मिला? 1 1 2 2 4 5 9। और उसी प्रकार विषम स्थान के अंकों का योग, तो सम स्थान के अंकों का योग 5 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 2, 5 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 2, यह करने पर कितना मिलता है? 7 5 12 12 6 18 18 2 20। अब यहां हम अंतर देखते हैं, तो अंतर जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। 20 में से आपको कितना घटाना है? 9। यह अंतर मिला 11। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यह जो संख्या है वह 11 से भी विभाज्य है। तो हमें दोनों की विभाज्यता की जांच करने पर पता चला कि यह जो दी गई संख्या है 4 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन को अगर ध्यान में रखा जाए तो यह जो ऑप्शन है आपका, यह 4 से भी विभाज्य किंतु 11 से विभाज्य नहीं है, तो ये गलत हो गया। यह 11 से विभाज्य किंतु 4 से विभाज्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन, यह 4 तथा 11 दोनों से विभाज्य है, यही आपका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, यदि संख्या आपके सामने है, यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, क्या होगा? तो इस संख्या को 3 से विभाज्यता की जांच के नियम के जरिए हम लोग देखते हैं। संख्या आपके सामने है 5 1 3 2 4 1 6 और ये रहा क्वेश्चन मार्क। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, तो 5 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 6, और ये जो हमसे पूछा जा रहा सवाल कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, तो उसको भी साथ में रखना है। अब अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ने पर क्या मिलता है, तो 5 1 6 3 9 2 11 4 15 1 16 16 6 22, और साथ में क्या है, क्वेश्चन मार्क।
इस प्रकार हम देखते हैं कि 22 के बाद, 22 तो विभाज्य नहीं है 3 से, लेकिन 22 के बाद कौन सी संख्या है जो विभाज्य है 3 से? तो हमें पता है कि 22 के बाद जो 24 है वह संख्या जो है विभाज्य है किससे? 3 से। तो 22 में कितना जोड़ना होगा? तो 22 में हम क्या जोड़ सकते हैं? 2। क्या मिलेगा? 24। लेकिन पूछा जा रहा है कि और भी कोई संख्या हो सकती है क्या? सबसे बड़ा अंक। तो और भी अंक को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें और 3 जोड़ते हैं। तो 2 और 3 5, 5 जोड़ने पर भी 22 5 27, यह भी 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार 3 और जोड़िए तो 5 3 8, 22 और 8 30। अब आगे हम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि 8 और 3 11, 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। हमसे क्या पूछा जा रहा है? कोई एक ही अंक के बारे में पूछा जा रहा है, तो 11 में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखने पर क्या मिल रहा है कि जो सबसे बड़ा अंक है क्वेश्चन मार्क के जगह पर, वो क्या हो सकता है? 8। ऑप्शन में आपके पास 5 भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर क्या करते हैं कि 5 को भी टिक मार देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? सबसे बड़ा अंक ढूंढना है। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर क्या है आपके पास? 8। तो 8 जो है ऑप्शन सी में है, यही आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमसे आप जो है शेयर कर सकते हैं, या फिर जो है आप हमें रिक्वेस्ट डालकर जो है PDF के जरिए आप व्हाट्सएप पर या ईमेल पर हमसे मंगवा सकते हैं। और अधिक वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।